नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो बात लगातार कर रहे हैं राजस्थान उपचुनाव के 7 सीटों के परिणाम की और करीब करीब आपको बताते चले कि 1 बज चुका है और तस्वीर पूरी तरीके से आप मानकर चलिए कि अब साफ होती हुई नजर आ रही है। आप ब्रेकिंग यहां पर देख पा रहे होंगे बिग वॉल पे। यहां पर हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। झुंझुनू से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और कह रहे हैं कि वंशवाद की परंपरा को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है खत्म करते हुए नजर आए हैं। और बात करें 84 से, तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो यहाँ से जीत रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की 2 सीटों पर जीत घोषित हो चुकी है। झुंझुनू से राजेंद्र भामू ने जीत दर्ज की है और इसके अलावा कह रहे हैं राजेंद्र भामू की वंशवाद की परंपरा को जनता ने नकार दिया है, कह रहे हैं राजेंद्र भामू। टोंक से बीजेपी ने जीत हासिल की है। टोंक की देवली उनियारा सीट से 84 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है और 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 2 ही सीटों पर अगर बात कर ली जाए तो मानकर चलिए कि 84 की सीट की अगर बात कर लूँ मोटे तौर पे तो यहाँ पर बीजेपी का जो उम्मीदवार है 84 सीट से अनिल कटारा, उन्होंने जीत हासिल यहाँ से की है। तो 84 सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और बाकी जो 2 सीटें हैं जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, झुंझुनू और टोंक की देवली उनियारा, यहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट मैदान में उतारे गए थे उन्होंने जीत हासिल की है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। झुंझुनू से इम्तियाज अली मौजूद हैं। इसके अलावा इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और विपिन सोलंकी हैं, उदयपुर में उनकी मौजूदगी है। पहले सुशांत आपके पास ही आते हुए, ये 2 सीटें बीजेपी ने जीत हासिल की है, 2 ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। मुकाबला कांग्रेस के बीच बीजेपी के बीच में नहीं नजर आ रहा है सुशांत, अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है। बिल्कुल मनी, और हम इस बात की चर्चा भी कर रहे थे पहले कि राजस्थान में जो भाजपा के पास होने के लिए कुछ नहीं, लेकिन भाजपा ने इस बार बहुत बेहतर चुनाव लड़ा है और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। आप देखिए 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है। तो राजस्थान की वो पार्टी जो अभी कुछ समय पहले 11 महीने पहले सरकार में थी, और अगर उपचुनाव में ये हालत हो, जब लोकसभा में आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, 11 सीटें आप इंडिया गठबंधन के साथ जीत कर आए थे, और 11 महीने बाद अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं और 4 तो सीटें आपके पास थी, क्योंकि आपके सांसद थे, आपका वहां पर मजबूत वोट बैंक है, उसके बावजूद अगर इस तरह की परिस्थितियां रही है, हालांकि रामगढ़ में कांग्रेस थोड़ा आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है वहां पर भाजपा आगे हो गई है। दौसा से एक उम्मीद कांग्रेस को अभी भी बंधी हुई है, क्योंकि वहां पर जो डीसी बैरवा है वो करीब 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एकमात्र सीट है और दौसा की सीट पर अगर कांग्रेस जीत दर्ज करती है, क्योंकि 2 ही राउंड की अभी बाकी है, और वहां पर अगर वो जीत दर्ज करती है तो इस सीट का अपने आप में एक अलग विश्लेषण होगा मनी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का पूरा सियासी जो करियर है वो दांव पर है। उनके भाई जगमोहन मीणा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत मेहनत की, लेकिन जो हार के कारण है, जब वो खंगाले जाएंगे और उनका विश्लेषण होगा तो फिर किरोड़ी लाल मीणा की सियासत राजस्थान में इस ओर बढ़ेगी, एक बड़ी बात। लेकिन आप ये देखिए कि जो सिंपैथी कार्ड था राजस्थान में, जो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे थे कि वो बड़ा मजबूत माना जाता है, इस बार चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सलूम्बर में बाप पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है भाजपा के सामने, वो अलग कहानी बयां कर रहा है। और इसी तरीके से रामगढ़ में कांग्रेस को उम्मीद थी कि सिंपैथी वोट बैंक के सहारे वो ये नैया पार लगाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर मनी, अभी की जो तस्वीर है, झुंझुनू, देवली और खीमसर में भाजपा जो है वो अभी आगे है, हालांकि कुछ अभी वो जो मतगणना है बाकी है। 3 सीटें ये एक तरीके से कहें भाजपा जो है इन्हें कंफर्म मान रही है। 2 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी झुंझुनू में जो राजेंद्र भांबू है उनको फोन करके बधाई दी है, और ये इस लिहाज से भी क्योंकि जाटलैंड की वो सीट जिसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, ओला परिवार की बहुत लंबी लेगेसी उस सीट पर रही है, वहां पर अगर भाजपा खाता खोल रही है या बड़ी जीत दर्ज कर रही है, करीब 40-42 हजार वोटों का जो फासला है, तो आप ये समझिए कि भाजपा की जो रणनीति थी किस तरह से कामयाब होती हुई हमें दिखाई दे।
बिल्कुल, बीजेपी के फेवर में कौन कौन से फैक्टर्स गए हैं जिसके चलते हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। ये सुशांत ने विश्लेषण भी किया और जानकारी भी साझा की है। मैं लौटूंगी सुशांत आपके पास और विपिन आपका भी रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को पहुंचा दूं। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है बधाई, शुभकामनाएं उनकी ओर से दी गई हैं, बधाई उनकी ओर से दी गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने और दरअसल महायुति का ही ये शानदार प्रदर्शन किया है। देवेंद्र फडणवीस को फोन करके जीत की बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। झुंझुनू और देवली के प्रत्याशियों को भी सीएम ने बधाई दी है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। देवेंद्र फडणवीस को फोन करके जीत की बधाई दे रहे हैं। झुंझुनू और देवली के प्रत्याशी को भी सीएम ने दी है जीत की बधाई। सुशांत बने हुए हैं, विपिन सोलंकी बने हुए हैं उदयपुर में। विपिन आपके पास आते हुए, क्योंकि सलुम्बर की अगर बात कर ली जाए तो सलुम्बर तो बीजेपी का पहले से ही हम कह सकते हैं कि बीजेपी के फेवर में यहाँ पर फैक्टर्स रहे हैं। इससे पहले उपचुनाव हुए तब भी बीजेपी ने सलुम्बर में जीत हासिल की है। अभी की क्या तस्वीर है, क्या अभी यहाँ पर आंकड़े दर्शा रहे हैं? बीजेपी नजर आ रही है या फिर बीजेपी नजर आ रही है? तो बिल्कुल इस बार ये उपचुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। यहाँ पे 15 राउंड की 22 में से 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा 11,800 वोटों से आगे चल रहे हैं और अब 7 राउंड और बचे हुए, जिसमें ये जो बढ़त है ये तोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी खुद बता रही है कि जो पिछले चुनाव आए हैं वहां का ये रहा है कि 10 से 11 जो राउंड होते हैं उसमें हमेशा बीजेपी सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है। उसके बाद जिस तरह से मैदानी क्षेत्रीय सतह, शहरी कस्बों के जिस तरह से पेटियां खुलनी शुरू हो जाती है तो बढ़त कवर करते हुए बीजेपी जीत हासिल हो जाती है, जिस तरह से 3 लगातार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यहाँ उल्टा हो रहा है। 15 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 16वां राउंड चल रहा है। उसमें अब तक पहले राउंड से लेके 15 राउंड तक अब तक बीजेपी सेकंड नंबर पर ही है। वहीं कांग्रेस की बात करें जो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रहती हुई आई हमेशा, वो 20,000 से ज्यादा वोट भी प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि जितेश कटारा 64,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं। शांता देवी मीणा जो भाजपा की प्रत्याशी है 52,000 वोट प्राप्त कर चुकी है अब तक, और वहीं कांग्रेस की रेशमा मीणा महज 18,000 वोट पर ही टिकी हुई है, जो पहले राउंड से ही थर्ड नंबर पर चल रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी का जो अपना एक सोच थी कि अलुम्बर में भी अपना वर्चस्व बढ़ा है, वो पिछले चुनाव और इस चुनाव को मिलाकर साबित कर दिया है और वर्चस्व अब तक तो काउंटिंग हुई है तब इसमें साफ नजर आ रहा है कि अपना वर्चस्व पूरी तरह से साबित कर दिया है बीजेपी ने। अलबत्ता इसमें कोई दो राय नहीं है सुशांत की इस बार कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर सिमट रही है और इस बार हमने मुकाबला देखा है सिर्फ बीजेपी वर्सेस बीएपी के बीच में। सुशांत, क्या लगता है कि अगर गठबंधन कर लिया जाता, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कह रही कि साहब हम तो भाई राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर गठबंधन हो जाता तो क्या लगता तस्वीर अलग होती क्या राजस्थान में? देखिए, गठबंधन के फायदे तो हैं, क्योंकि खींवसर में अगर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो वोट नहीं बढ़ता। हालांकि बाप पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं था कांग्रेस का, क्योंकि वो उसका अपना एक मजबूत गढ़ है और उसका विस्तार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वो 84 सीट पर बहुत मजबूत थे। सलुम्बर में जिस तरीके से वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और समीकरण आने वाले दिनों में उस इलाके में जो है उनके अनुकूल रहेंगे इन परिणामों के बाद। लेकिन कांग्रेस के जो इंटरनल जो लोग थे जो कमेटी में शामिल थे, उनका मानना था कि अगर हम गठबंधन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर हमारे कार्यकर्ता जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर किसी और पार्टी के लिए वो वोट मांगेंगे जाके। तो ये फैसला आने वाले दिनों के लिहाज से ठीक था, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में उस तरह की एकजुटता पार्टी के भीतर भी दिखाई नहीं दी। हम इसकी बात मानी पहले भी कर रहे थे कि पूरा चुनाव जो है प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के भरोसे रहा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट को बाहर जिम्मेदारियां मिली हुई थी। महाराष्ट्र में भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट प्रभारी थे और सचिन पायलट चूंकि राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कई दूसरी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करने गए थे। राजस्थान में उतना समय वो नहीं दे पाए, लेकिन सचिन पायलट की सबसे महत्वपूर्ण सीट जो कही जा रही थी, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया, वो दौसा की सीट थी और किरोड़ीलाल वर्सेस सचिन पायलट इसे माना जा रहा था। अभी जो आ रहा है आंकड़ा हमारे पास, उसके मुताबिक कांग्रेस के डीसी बैरवा जो है वो उनके पास बढ़त है। हालांकि बहुत क्लोज है, अभी इंतजार करना होगा हमें फाइनल रिजल्ट के लिए। लेकिन ये डीसी बैरवा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जिस तरह से खबरें आ रही है कि सामान्य वर्ग की नाराजगी थी, उस वोट बैंक को साधने में किरोड़ीलाल मीणा कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं और वो एक निर्णायक फैक्टर जो है, खासतौर पे हरियाणा ब्राह्मणों का जो करीब आंकड़ा है 18 से 20 हजार के आसपास,
वो एक डिसाइडेड फैक्टर इस सीट पर साबित हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें, हार जीत अलग मसला है, लेकिन आप अगर 4 या 5 सीटों पर मनी तीसरे नंबर की पार्टी हो जाते हैं तो फिर अपने आप में बहुत ही खराब स्थिति है। खासतौर पे अगर हम खींवसर में देखें, जहां आपको गिनती के वोट मिले हैं, रतन चौधरी जो हैं शायद जमानत जब्त होने की स्थिति उनकी हो जाएगी। सलूम्बर में कहें जो है 84 में कहें, वहां पर आप तीसरे नंबर की पोजीशन पर हैं। तो ये सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर पार्टी को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, खासतौर पे ऐसे समय में जब आपको लग रहा था कि आप मजबूत विपक्ष राजस्थान में हैं। लोकसभा में आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन आप इस बात के लिए तारीफ कीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सत्ता संगठन का बहुत अच्छा तालमेल दिखाई दिया। उन्हें पता था कि उपचुनाव में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा का नहीं है, उसके बावजूद न केवल बेहतर प्रत्याशी मनी उतारे, बल्कि पहले ही दिन से जहां जहां बगावती तेवर उन्हें दिखाई दे रहे थे, उनको बाकायदा सीएम ने सीएम हाउस बुलाकर जो है मनाया, समझाया और पार्टी के लिए लगाया। तो ये सारे फैक्टर काम किए हैं और सभी 7 सीटों पर सीएम नामांकन में गए, बाद में रैलियां भी की। रणनीति जो है बाकायदा उसकी कमान उनके पास रही। स्थानीय इश्यूज क्या होने चाहिए, किस तरह के राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो किस सीट पर काम करेंगे, रामगढ़ में कौन सा मुद्दा है या खींवसर में उन्हें क्या कहना, ये सारे मुद्दे बाकायदा सारी प्लानिंग जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर हुई। तो जीत का अगर भाजपा ने एक सीट से अगर 4 या 5 सीटों पर जाती है या 4 सीटों पर जाती है, तो आप ये समझिए कि इसका पूरा क्रेडिट जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाता है। और उससे भी बड़ी बात ये कि भाजपा के पक्ष में ये परिणाम 11 महीने की जो सरकार है उसके कामकाज पर भी जनता की मोहर मानी है। अच्छा सुशांत, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, दरअसल दौसा से ही आ रही है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार डीसी बैरवा ऑफिशियली आपको जानकारी दे दें कि अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि यहां पर दौसा से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डीसी बैरवा, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर है। दौसा में कांग्रेस के डीसी बैरवा जीते हैं। 2109 वोटों से डीसी बैरवा ने जीत हासिल की है। जगमोहन मीणा के हार हुई है। जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल मीणा के भाई है, मैदान में उतारा गया था बीजेपी की ओर से, हारे हैं यहाँ से। और कांग्रेस के डीसी बैरवा जिन्होंने 2109 वोटों से दौसा सीट से जीत हासिल की है। तो एक झटके के तौर पर सुशांत से देखेंगे। दौसा में हमने देखा था किरोड़ीलाल मीणा जोर शोर से लगे थे प्रचार करने के लिए, कभी ठुमके लगाते हुए नजर आए थे लोगों के साथ, लोगों के बीच में उन्होंने खूब जाकर प्रचार किया था अपने भाई के लिए। लेकिन अब तस्वीर उलट नजर आ रही है। इसे एक झटका ही कहेंगे अब किरोड़ीलाल मीणा के लिए? झटका नहीं मनी, बहुत बड़ा झटका है ये। आप इसे यूं समझिए कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद वो इस्तीफा उन्होंने दिया था, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, अपने भाई के लिए उन्होंने टिकट मांगा, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपने भाई को नहीं जिता पाए हैं तो आप ये समझिए कि उस पूरे न केवल दौसा सीट बल्कि पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा की जो सियासत है उसके लिए कितना बड़ा झटका है। ये आमतौर पर चर्चा थी कि किरोड़ीलाल मीणा हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि वो वोट भिक्षा एक अभियान, अलग तरह की तस्वीरें हमें दिखाई दी। हर जगह कार्यक्रम में वो नाचते हुए लोकगीतों पर हमें दिखाई दे रहे थे और पूरा दम उन्होंने इस सीट पर लगाया था। पर्दे के पीछे भी जहां जहां उनकी जरूरत थी, सियासी तौर पर साधने के लिहाज से भी और जातिगत समीकरणों को साधने के लिहाज से भी। और डीसी बैरवा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। आप ये देखें, हालांकि वो राजेश पायलट के जमाने से उनके साथ रहे हैं, प्रधान रहे हैं और वफादार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुरारीलाल मीणा ने रिकमेंड किया, सचिन पायलट के बहुत क्लोज माने जाते हैं और सचिन पायलट मुरारीलाल मीणा की जोड़ी अगर उस सीट पर फिर से प्रभावी हुई है तो ये किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति के लिए, पूर्वी राजस्थान के नए सियासी समीकरणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हम इसे कहते हैं। मैं खींवसर से जुड़ा सवाल भी आपसे पूछूंगी सुशांत, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। लौटूंगे आपके पास। इस बीच वीरेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से, उनकी मौजूदगी। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए लड्डू वगैरह मंगा लिए गए हैं क्या? क्योंकि बधाई तो दे दी है मुख्यमंत्री ने। बधाई है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं दौसा सीट का, और हमारे जो सहयोगी है वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से दौसा सीट है वो काफी महत्वपूर्ण थी बीजेपी के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डीसी बैरवा, वो यहाँ पे जो है लगातार है वो जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के
अंदर उन्होंने जो भिक्षाम देही या फिर जो ट्रैक्टर के माध्यम से हैं जो उन्होंने वोट मांगे थे, जनता के बीच में अपील की थी कि आप वोट दीजिए और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें जीत दर्ज करवाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देवली उनियारा सीट की अगर मैं बात करूं, देवली उनियारा सीट पे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एसडीएम थप्पड़कांड है, वहां पे नरेश मीणा है, वो लगातार सुर्खियों में रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि बीजेपी है वहां पर भी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी अभी आगे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो ये 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, आप अगर पिछले आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है बीजेपी अपनी जो सरकार की नीतियां और रीतियां उनके आधार पे जनता के बीच में गई। लगातार बीजेपी के जो कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि हमारी सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं के दम पे हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और उसी का सीधा फायदा है हम जो है जनता से लेंगे। लेकिन जनता ने अपना जो कह सकते हैं कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको अपना आशीर्वाद दिया। और आप देखेंगे कि झुंझुनू सीट है, झुंझुनू सीट के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी का लगातार जो है एक समुदाय विशेष के द्वारा विरोध किया जाता है और फिर बाद में जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत है वो दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर बीजेपी की अगर इन 7 सीटों की बात करूं तो 7 में से आप देखेंगे कि पिछली बार के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पे कांग्रेस है वो जो है यहाँ पे लीड कर रही थी। लेकिन अब जो है आंकड़े विपरीत गए हैं कांग्रेस के, क्योंकि बीजेपी है 4 सीटों पे अभी आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2 अन्य सीटों की बात की जाए, सलूम्बर की बात कर लीजिए या फिर 84 की बात कर लीजिए, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र आदिवासी जो कह सकते हैं कि वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उसी का जो सीधा फायदा है ये जो बाप पार्टी है उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजस्थान के अंदर अब मैं बीजेपी मुख्यालय की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कि हलचल है वो तेज हो गई। धीरे धीरे कार्यकर्ता हैं वो अब आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है उसका जो इनाम है वो मिल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार जो है यहाँ पे जो कह सकते हैं कि राजस्थान की जो सीटें होती है उन सीटों के ऊपर जो है खुद डोर टू डोर कैंपेन करते हुए दिखाई दिए। सरकार की योजनाओं का यहाँ पे जो है जनता तक है प्रचार प्रसार किया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान की जो कई ऐसी सीटें हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि लगातार जातीय समीकरण होते हैं वो काफी अहम होते हैं और कई फैक्टर हैं वो काम करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव के अंदर जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है 9 महीनों के अंदर जो सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो उपलब्धि हासिल की है, उन उपलब्धियों के आधार पे जो है बीजेपी यहां पे जो है बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी मनी। ठीक है, अब रहिए मेरे साथ। आप वीरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशांत बने हुए हैं और अरविंद चोटिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर। ये जो अभी तस्वीर बन रही है अरविंद जी, 4 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर चल रही है बीएपी और 1 पर चल रही है कांग्रेस। हालांकि ऑफिशियली अब हो चुका है कि डीसी बैरवा जहां पर जीत चुके हैं 2109 वोटों से। और मैं अभी आपको देख ही रही थी सोशल मीडिया पे, आपने एक ट्वीट भी लिखा है, किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से अपना इस्तीफा वापस लेंगे, विधायक बनकर रहेंगे। दोनों पर जरा बता दीजिए आप क्या कहेंगे इस पर। देखिए, ये एक दौसा का जहां तक बात करें अपन, तो ये एक ऐसा चुनाव था जिसके बारे में सब लोग मानकर चल रहे थे कि किसी भी तरह से किरोड़ीलाल मीणा अपना चुनाव निकाल लेंगे, क्योंकि वो चुनावी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। और दौसा लोकसभा सीट से वो खुद निर्दलीय के तौर पे सांसद का चुनाव भी 2009 में जीत चुके हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा मुश्किल लग नहीं रहा था जिस तरह से वो चुनाव हारे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ उन्होंने जो टिकट था वो जनरल कैटेगरी का था, उसका उन्होंने चेंज किया और अपने भाई को टिकट दिलवाया। तो इसका कहीं ना कहीं तो ब्राह्मण कम्युनिटी है वहां पे, उसने रिएक्ट किया इसके ऊपर और इसके वजह से शायद वो यहाँ पे चुनाव हारे, वरना चुनाव हारने वाले किरोड़ीलाल मीणा है नहीं। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव में इन्हीं किरोड़ीलाल मीणा जी ने ये कहा कि मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, 7 लोकसभा चुनावों की, 7 लोकसभा सीटों की, जिसमें 56 विधानसभा सीटें आती है और उनमें से 4 सीटें हारने पर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब
चूंकि एक ही सीट थी, एक ही सीट की जिम्मेदारी थी, एक ही सीट पे वो लगातार फोकस कर रहे थे, तो अब सवाल ये उठता है कि वो मंत्री पद पर रहेंगे या एक विधायक बनकर काम करेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव था ये किरोड़ीलाल मीणा के खुद की प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा सवाल था। उनके भरोसे पर बीजेपी ने वहां पे टिकट दिया था उनके भाई को, चूंकि उनके एक भतीजे को भी विधायक वहां से है, दौसा जिले से, महवा से। तो ऐसे में बीजेपी में बड़ी बात थी कि एक ही परिवार को 3 टिकटें दे दी जाए। इसके बावजूद अगर वो चुनाव हारे तो ये किरोड़ीलाल मीणा के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। हम्म। अच्छा, खीवसर सीट की बात कर ली जाए, मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग लगी है अरविंद जी खीवसर सीट। यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार उतारे गए रेवंत राम डांगा, वो यहाँ पर जो है जीतते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये खींवसर अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल यहां से लगातार न केवल जीत रहे हैं बल्कि पूरे दमखम से जीत रहे हैं हर बार। और पिछला जो चुनाव था विधानसभा का 2023 वाला, उसमें वो खुद प्रत्याशी थे यहां से, और उस चुनाव में जब 2000 वोटों का अंतर रह गया था, 2200 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीते थे, तब बीजेपी में ये कॉन्फिडेंस आया कि वो यहां पर कुछ कर सकती है। और देखिए पिछले हनुमान बेनीवाल जो है वो हमेशा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों को निशाने पर रखते हैं और बराबर रखते हैं, और दोनों के ही कार्यकाल रहे हैं पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, लेकिन दोनों ही हनुमान बेनीवाल को वहां से हिला नहीं पाए थे। तो ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो हनुमान बेनीवाल की वाइफ है वहां पे जो कैंडिडेट थी, दूसरा जो रेवंत राम डांगा है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो हनुमान बेनीवाल के ही बैकबोन हुआ करते थे किसी जमाने में। तो अपने आप में ये जीत अगर यहाँ पे खींवसर में हो रही है तो ये बहुत बड़ा एक उलटफेर है राजस्थान के राजनीति के लिए, राजस्थान की जो इंडिपेंडेंट राजनीति है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सिर्फ खींवसर में चुनाव लड़ते हैं लेकिन काम वो सब जगह करते हैं, हर उस इलाके में जाते हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी 4 दिन पहले ही जोधपुर में जो एक अनीता चौधरी है जी, उसमें भी इनिशिएटिव लिया था उन्होंने। लेकिन अपने घर से हार जाना ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब मजे की बात देखिए आप कि जो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक जमाने में दोनों ही राजस्थान की तीसरी ताकत बनने के लिए प्रयासरत थे। किरोड़ीलाल मीणा ने राष्ट्रीय जनता पार्टी नाम से एक पार्टी खड़ी की थी जिसके मैक्सिमम 4 विधायक जीत कर आए थे, और हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018 में बनाई थी जिसके 3 कैंडिडेट 18 के चुनाव में जीत कर आए थे। किरोड़ीलाल मीणा बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और अपनी सीट पे रह गए, एक उन्होंने भतीजे को टिकट दिला दिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में 23 चुनाव में एक सीट पर रह गए जिसमें खुद जीते। उनके कुछ साथी छोड़कर चले गए जो आज सांसद हैं, कोई विधायक है, लेकिन अब दोनों ही ऐसे मौके पर आकर, ऐसे पड़ाव पे आकर वो अपने अपनी सीटें हारे हैं। एक अपने भाई का चुनाव आ रहा है, एक अपनी पत्नी का चुनाव आ रहा है। तो बाकी सारी सीटों की जीत हार एक तरफ और इन दोनों सीटों की जो जीत हार है वो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहेगी। आज ही नहीं, आने वाले कई दिनों तक रहेगी। आगे जो नए लोग आने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट राजनीति के अंदर, उनके लिए भी एक सबक की तरह होगा, उनके लिए एक केस स्टडी की तरह होगा कि क्या राजनीति में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े थे अरविंद जी, और खीवसर सीट की बात कर रहे थे क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग खीवसर का मुकाबला ही रहा है। तो उनकी ओर से कहा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद चाहती थी कि बीजेपी जीत जाए और आरएलपी यहां से हार जाए। देखिए, मैं जहां तक मैं समझता हूं ना, किसी के चाहने से या नहीं चाहने से कुछ भी होता नहीं है। होता वही है जो जनता को मंजूर होता है। इसमें ऊपर वाले का भी मुझे पता नहीं कितना योगदान है, लेकिन जनता का योगदान जरूर इसमें होता है। कहा तो ये भी जा रहा था कि कांग्रेस नहीं चाहती कि दौसा की सीट बीजेपी कांग्रेस जीते, लेकिन वहां पर कांग्रेस जीत रही है बिना चाहते हुए भी। कांग्रेस नहीं चाहती थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी, आप भी बोल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दौसा की सीट नहीं जीते। वहां पे बाकायदा बयान हुए हैं ऐसे नेताओं के, अशोक गहलोत के बयान है कि यहाँ पर फिक्सिंग की बात चल रही है, लेकिन ऐसा फिक्सिंग जैसा कुछ नहीं है। मतलब फिक्सिंग का संदेश भी एक तरह से नेताओं ने बोल बोल के दिया था कि यहाँ पे फिक्सिंग है, लेकिन जनता जब आती है ना तो वो सारी चीजों को नकार देती है, वो अपने हिसाब से बिहेव करती है। यही खींवसर की जनता लगातार हनुमान बेनीवाल को जिता ही रही थी, अचानक से देखिए कि किस तरह से जनता ने बिहेव किया। अच्छा, क्या हो गया अचानक से अरविंद जी, क्या हुआ? क्या जाट वोट बैंक खिसक गया
या नाराज था वोट बैंक, यही तभी क्या मानते हैं आप इसके पीछे की वजह? नहीं, जाट वोट बैंक तो खिसका भी नहीं है और खिसकता भी नहीं है आमतौर पर। हाँ, क्योंकि इसमें तीनों प्रत्याशी हैं वो जाट ही है। जैसे दौसा में आप देखेंगे तो वहां पे दो प्रत्याशी, तो एक मीणा है और एक बैरवा है, दोनों अलग अलग कम्युनिटी हैं। लेकिन हिमसर में आप देखेंगे तो तीनों, जो कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी है, तीनों के ही जाट प्रत्याशी हैं। और उसमें हनुमान बेनीवाल जाटों के बड़े नेता भी हैं, क्योंकि जो डांगा जी हैं वो तो खींवसर हनुमान जी के साथ से निकल के आए हुए हैं, तो उतने बड़े नेता नहीं है, लेकिन उनकी जमीन पर पकड़ बहुत अच्छी है। उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों के काफी स्कूल वगैरह है, तो उन्होंने बहुत अच्छी अपनी रणनीति उस तरह से बनाई घर घर पहुंचने की। और सरकार ने भी इस चुनाव में काफी ज्यादा मेहनत की। सरकार ने अपने जो शक्तियां होती हैं, जो अपने संसाधन होते हैं, वो ज्यादा झोंके और एक तरह से जीवन और मरण का प्रश्न बनाया। तो उसी का नतीजा ये है कि बीजेपी ने जो एक सीट पर थी 7 में से, उसमें अपनी सीट तो गंवाई है, लेकिन 4 वो सीटें जीत रही है या उसमें आगे है जहां पर वो नहीं थी और वो दूसरी पार्टियों के गढ़ थे। चाहे झुंझुनू की बात कर लीजिए, चाहे आप दौसा की बात कर लीजिए, रामगढ़ की बात कर लीजिए, या खींवसर की या देवलीनारा की, कोई भी सीट इनकी ए कैटेगरी की नहीं थी। सभी सीटें सी या डी कैटेगरी की थी। मतलब जहां पे 2 बार से नहीं जीते हैं या 3 बार से या 4 बार से नहीं जीते, वहां से ये जीत के आए हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी इस दौर में। जबकि सवाल उठ रहे थे भजनलाल शर्मा के नेतृत्व पर, तो ऐसे में एक बड़ा गेन है बीजेपी के लिए। ठीक है अरविंद जी, आप रहिए मेरे साथ और ये चुनावी विश्लेषण लगातार हम करते रहेंगे। जिस तरीके से तस्वीर बनती नजर आ रही है, 4 पर बीजेपी, 2 पर बीएपी और 1 पर कांग्रेस, इसको लेकर लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं और अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये चुनावी चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।